हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में। आपके जो हिंदी का पेपर है वो होगा आपके 19 दिसंबर को, ठीक है ना। तो उस पेपर में आपके किस प्रकार से पेपर आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। किस टाइप से आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पेपर जो है 70 नंबर का होने वाला है और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आने वाला है, इसी पैटर्न पे आने वाला है। बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो इस पेपर की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और बाकी विषय हैं, चाहे आपके स्वास्थ्य शिक्षा हो, चाहे आपके सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा हो, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, सामाजिक संस्कृत, राजस्थान की शौर्य परंपरा, गणित, इन सभी के पेपर हैं सोल्यूशन के साथ। आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का अपना ये पेपर रहने वाला है। विद्यार्थी जीवन को सबसे पहले आपको जो अपठित गद्यांश मिलेगा उससे सवाल मिलेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि अपने को इसमें क्या दे रखा है। खंड अ के अंदर, विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल सही है, विद्यार्थी जीवन ही रीढ़ की हड्डी होती है किसी के जीवन में, है ना। विद्यार्थी काल में बालक जो संस्कार पढ़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष और बोला है विकास होता है, जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। सौरभ का मतलब खुशबू, सुगंध देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय, नियमन के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही सुंदर पाठशाला है, ठीक है। विद्यार्थी वाला जीवन है वही सुंदर पाठशाला, उसमें वो सीख सकता है। यहाँ वह अपने साथियों के बीच में रहकर वे सभी गुण आ जाने आवश्यक हैं जिसकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न होंगे और 6 के 6 आपसे यहाँ पे एमसीक्यूज तरीके से पूछे जाएंगे, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। पहला है, सौरभ का शाब्दिक अर्थ है। तो सौरभ यानी सुगंध होता है, खुशबू होता है, ठीक है ना। जीवन की आधारशिला काल कौन सा कहलाता है? तो अभी हमने पढ़ा जो विद्यार्थी जीवन है वो आधारशिला काल है, ठीक है। विद्यार्थी काल में निर्माण होता है किस चीज का? तो देखिए, विद्यार्थी काल में सुंदरता, पूंजी, धन, इनका निर्माण नहीं होता है, संस्कारों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। अगला है, उपर्युक्त गद्यांश हेतु उचित शीर्षक चुनिए। अगर हमको इसका शीर्षक चुनना पड़े तो हम बोलेंगे विद्यार्थी जीवन, क्योंकि पूरा विद्यार्थी जीवन के बारे में बोला गया है, ठीक है। अगला है, आदर्श विद्यार्थी बनकर होता है, क्या होता है? सुंदर, कोई जरूरी नहीं सुंदर, सभ्य नागरिक, बिल्कुल, पुष्पित और आतंकवादी। ये दोनों ऑप्शन तो एक गलत हुए, पुष्पित आप नहीं लिखे चलता, यहाँ सभ्य नागरिक हम करेक्ट कर देंगे। क्या? सभ्य नागरिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, मन लगाकर अध्ययन करने से मिलता है, क्या मिलता है? ज्ञान, आदत, दुराचार, दया भाव। तो इससे ज्ञान मिलता है। अगर अध्ययन की बात हुई ना, इसलिए ज्ञान की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, 5 नंबर का मिलेगा, बिल्कुल आपके हाफ ईयरली में इसी टाइप का मिलने वाला है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके पेपर शानदार हो। मैथ्स में आप जानते हैं कि आपके 1 से 9 तक चैप्टर आ रहे हैं, साइंस में 1 से 9 तक आ रहे हैं और उनके पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और उनसे आपको 80 से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। सेम पेपर पैटर्न पे पेपर यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एसएसटी वगैरह सबके पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप हो गए, चाहे स्टोरी, एप्लीकेशन, जो भी आपके है ना, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। चलिए, अगला है अपना पद्यांश। ऊपर गद्यांश था, ये पद्यांश है। पद्यांश यानी पोइम के टाइप का ये होगा। क्षमा सोबती क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भाई क्षमा कौन कर सकता है? किस सांप में क्षमा करने की क्षमता होती है? जिसके पास जहर हो, ठीक है ना। भेड़ की लात घुटनों तक आपने सुन रखा होगा, अगर भेड़ ताकत भी लगाते हैं तो उसकी लात घुटने तक आएगी, कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगी। तो क्षमा वही कर सकता है जो शक्तिशाली है, ठीक है ना। शक्तिशाली को क्षमा शोभा देती है। उसको क्या उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनत सरल हो। 3 दिवस तक पथ भागते रघुपति सिंधु किनारे। बैठे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनयन के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी आग राम के शर से।
सिंधु देह घर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में। सच पूछो तो सर में ही नहीं बसती हैं दीप्ति विनय की। संधि वचन पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। ठीक है ना, संधि भाई कौन कर सकता है, जिसमें शक्ति विजय की, जीतने की हो वही संधि कर सकता है। बाकी जो कमजोर हो वो संधि क्या करेगा, वो तो नहीं करेगा तो भी हार जाएगा ना। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक हम क्या दे सकते हैं। तो देखिए, सामर्थ्य, क्षमा की शक्ति, क्षमता, या वीर का भूषण, या दया का भाव। तो देखिए, क्षमा की शक्ति, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना कि भाई क्षमा वही कर सकता है जिसके पास ताकत हो। ठीक है ना, तो क्षमा की शक्ति करेक्ट ऑप्शन होगा अपना। अगला है, रघुपति किस से अनुनयन कर रहे हैं। तो वो किस से कर रहे हैं, सिंधु से कर रहे हैं, सिंधु से अनुनयन, रावण से, भारत से, भुजंग से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है, गरल का शाब्दिक अर्थ पूछा है। तो गरल मतलब होता है जहर। क्या होता है, जहर। ठीक है, फिर है, उठी अधीर धधक पोरोश की। पोरोश की धधक किसे उठी, ये किसके लिए यहाँ पे उपयुक्त आया या शब्द आया है। तो यहाँ पे बोलेंगे रघुपति के। ठीक है, रघुपति के। अगला है, संधि वचन संपूज्य उसी को किसे कहा गया है, जिसमें विजय की शक्ति हो। बिल्कुल, जिसमें विजय की शक्ति हो वही तो क्षमा कर सकता है, वही संधि कर सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले अपने व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और व्याकरण आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची होगा। तो चंद्रमा का आप यहाँ पे एक ही लिखना आपने को, तो लिख देंगे सुधाकर। क्या लिख देंगे, सुधाकर। ठीक है ना। अगला देखिए, विद्वान का विलोम शब्द होगा। विद्वान का विलोम शब्द क्या बोलेंगे। देखो, विलोम पूछा है, समानार्थी पूछते तो विद्वान ज्ञानी ऐसे बोल सकते थे। विलोम पूछा है तो ध्यान रखना, बोलेंगे मूर्ख। क्या बोलेंगे, मूर्ख। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे मूर्ख, मुंह बड़ा और ख, मूर्ख। ठीक है, फिर है, प्रहर शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जो आगे लगते हैं शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो प्र उपसर्ग है। टिकाऊ में उपसर्ग है आउ। कौन सा उपसर्ग है, आउ। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, आउ उपसर्ग इसमें है। अगला पूछा हमसे कि किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं वो। ठीक है ना। अगला है, कुल और कूल शब्दों का अर्थ लिखिए। तो देखिए कि ये कुल होता है ना, ये कुल यानी होता है वंश। क्या होता है, वंश। और ये जो कूल होता है ना, इसका मतलब होता है किनारा। क्या होता है, किनारा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, कूल और कुल में। ठीक है, फिर अगला है कि किसी शब्द का समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ जो देते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहते हैं उनको। फिर है, उपयुक्त शब्द का विलोम होगा। तो उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त का अनुपयुक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चार चांद लगने मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, चार चांद लगने का मतलब होता है कि किसी चीज की मतलब शोभा बढ़ा देना। क्या बोलेंगे, शोभा बढ़ा देना, चार चांद लगना। एक सेकेंड, चार चांद लगना यानी शोभा बढ़ा देना। अगर हमें यहाँ से वाक्य में प्रयोग पूछते हैं तो भी वाक्य में प्रयोग कर सकते थे, जैसे मेरे मित्र के आते ही मेरी सभा में या जो शादी समारोह उसमें चार चांद लग गए। ठीक है ना, तो ऐसा हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि अपने अनिल के नृत्य को देखकर जो अपने प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें चार चांद लग गए। ठीक है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। ये अपने लोकोक्ति है और इसका आपको अर्थ बताना है। तो चार, क्या लिखा है आपने, 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब ज़्यादा समय में कम काम करना, मतलब परिश्रम ज़्यादा किया, उसमें बहुत ही कम काम करना। ठीक है, मतलब अथक मेहनत और काम कम होना। मतलब भाई चले तो बहुत है, लेकिन 9 दिन में 2.5 कोस ही चलना। तो इसका सीधा सा ऐसे लिख देंगे, अधिक मेहनत, अधिक मेहनत। ठीक है ना, और कम कार्य, कम परिणाम। क्या, कम काम लिख दिया, कम रिजल्ट यानी परिणाम मिला। ठीक है, अगला देखिए, उप उपसर्ग से निहित दो शब्द लिखिए जिसमें उप आता हो। तो देखिए, सॉरी, अप आता हो है ना, तो अपमान, एक तो अपमान लिख देंगे। ठीक है, और एक लिख देंगे अपहरण, अपहरण।
दोनों का मतलब होना चाहिए, मान का और हरण का यहाँ पे मतलब है, ठीक है। फिर हमने लगा दिया आगे उपसर्ग, ठीक है। फिर पूछा इत प्रत्यय से दो शब्द बनाने हैं जिसमें इत हो। तो देखो एक तो लिख देंगे खंडित, खंडित, और एक लिख देंगे अपमानित, ठीक है। ये दो हो गए अपने इत शब्द वाले प्रत्यय, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है पांचवा कि इस जल प्रलय में पाठ किस जगह की बाढ़ के वर्णन कर रहे हैं। इस जल प्रलय में ये जो पाठ है अपना, इसमें किस जगह का है वो वर्णन है। तो देखिए इसमें क्या है कि अपने पटना में एक बाढ़ आई थी उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो कब का, तो 1967 में पटना में आई बाढ़ का वर्णन इस जल प्रलय में इस पाठ में किया गया है, ठीक है। कहाँ की बाढ़ है, ये पटना की, ठीक है ना। पटना कहाँ है, बिहार की राजधानी, ठीक है। अगला देखिए, फिर नेक्स्ट है मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका किन परिचितों की कहानी है। मेरे संग की औरतें हैं, इसमें लेखिका किन परिचितों की बात कर रही है। तो पहले तो इसकी लेखिका का पता होना चाहिए आपको। मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका है अपने मृदुला, मृदुला गर्ग, ठीक है ना। मृदुला गर्ग, ये नाम ध्यान रखिएगा। तो ये इनका एक ये संस्मरण है, और इस संस्मरण में वो अपनी 4 पीढ़ी महिलाओं की बात करते हैं, जो इनके 4 पीढ़ी वाली महिलाएं उनकी बात इसमें करी हुई है, ठीक है। फिर है रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा को किस कैसी युवती बताया गया। मतलब रीढ़ की हड्डी जो अपने एकांक है उसमें उमा को कैसी महिला बताया गया। तो बताया गया कि वो एक निडर और साहसी है। कैसी है, निडर और साहसी महिला है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आपके जो 19 तारीख को पेपर होने वाला है हिंदी का, बिल्कुल इसी टाइप का आने वाला है क्वेश्चन, बहुत सारे आपको इसमें से भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। अभ्यास ही आदमी को समर्थ बनाता, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। दो बैलों के साथ दो बैलों की कथा कहानी किससे प्रेरित है। तो दो बैलों की कहानी जो है, ये दो बैलों के बीच में एक भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। कैसा संबंध दर्शाती है, भावनात्मक संबंध को दर्शाती है, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, ठीक है। कैदी और कोकिला का कविता के लेखक कौन है। कैदी और कोकिला जो कविता है उनके लेखक कौन है। तो ये नाम आपको याद रखना है, किसका, माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है ना, चतुर्वेदी। अगला देखिए, लहासा की ओर पाठ में किस जगह और कब की यात्रा का वृतांत है। तो लहासा की ओर जो अपना पाठ है उसके अंदर किसकी बात हो रखी है। तो ये नेपाल की यात्रा का वर्णन है। लहासा की ओर किसकी, नेपाल, नेपाल की यात्रा का वर्णन है। और कब की है, तो ये है अपने 1929 और 30 की बात है, 1929-30 की बात है ये, ठीक है ना। अगला देखते हैं, कबीर के राम किस प्रकार के हैं। तो कबीर के राम एकता में विश्वास रखने वाले हैं। किसमें, एकता में विश्वास, एकता में विश्वास रखने वाले राम हैं, ऐसा बोला गया, ठीक है। फिर आपसे पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन, थोड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए जिसमें पूछा है मुंशी प्रेमचंद अथवा जाबिर हुसैन में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो यहाँ से डेड डेड नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर है कबीर और माखनलाल द्विवेदी में से किसी एक का कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। कहने का मतलब आपको जो अपने लेखक है, जो साहित्यकार और कवि है, उनके परिचय आने चाहिए। कम से कम 3-3 आपको याद करने हैं। वार्षिक में भी यही पैटर्न रहने वाला है, तो इस हिसाब से करना है, ठीक है। फिर है लेखिका ने मृत्यु का तरल दूत किसे और क्यों कहा है। ये अपने चैप्टर से हैं। जैसे आपने चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि यहाँ पे पानी के तेज बहाव को मृत्यु का बोला गया। फैन से भरे जो पानी का तेज बहाव था उसको तरल मृत्यु का दूत कहा है, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ प्रति वर्ष भीषण बाढ़ आती है, उसमें हजारों प्राणी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, इसलिए कहा गया है मृत्यु का तरल दूत, ठीक है ना। मेरे संग की औरतें पाठ में चोर के प्रसंग को संक्षिप्त में लिखे। यहाँ से आपको ये जो पार्ट है इसको संक्षेप में थोड़ा सा लिखना है आपको, ठीक है। रीढ़ की हड्डी एकांक में किस समस्या को उजागर किया गया है। जो अपने रीढ़ की हड्डी वाला चैप्टर है उसमें से आपको ये क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर लेखिका की लेखक बाढ़ की प्रतीक्षा किस प्रकार कर रहा था। ये वाले जो क्वेश्चन है इनको आपको एक बार तैयार कर लेना है। इसमें से आपको खूब सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी मिलेंगे, ठीक है। फिर अपने यहाँ से बड़े क्वेश्चन, जिसमें से कोई आपको अथवा में दे रखा होगा सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या का मतलब ये हुआ कि ये जो अपनी 2 लाइनें हैं और यहाँ पे 4 लाइनें, इन दोनों में से कोई आप उठाइए, चाहे इसको ले रहे हो चाहे इसको ले रहे हो। तो ये काव्यांश है ना, पहले लिखना है कि ये प्रस्तुत काव्यांश हमारे उस पाठ के उस कवि द्वारा लिखा गया है। मतलब
कविता का नाम आना चाहिए आपको, पाठ का नाम आना चाहिए, फिर इसकी व्याख्या करनी है कि इन 2 लाइन में बोला क्या गया है, ठीक है ना? तो इस प्रकार सप्रसंग व्याख्या भी आपको करनी है हिंदी में, ठीक है? फिर आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, मतलब ये अपने किस पाठ से हैं, इस पाठ के लेखक का नाम, इस प्रकार से। फिर आपसे पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि अपने चैप्टर हैं उनमें से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको लगभग 100 से 100 शब्दों में देने, मतलब 6-7 लाइन में देने, 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको पत्र लेखन उसमें मिलेगा, जैसे कि यहाँ लिखा है, बाप निवासी अपने मित्र भोजराज को माध्यमिक परीक्षा 2023 में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए, ठीक है ना? तो ये सच्ची घटना पे आधारित ये बोला गया है, ठीक है ना? शोभराज को, है ना, भोजराज नहीं है, शोभराज है, ठीक है ना, उसको ये लिखना है, ठीक है? नहीं तो अपने आप को महेश मान लीजिए, ठीक है? आदर्श पब्लिक विद्यालय होपारडी, और बंद पड़ा, जो अपने विद्यालय में बंद पड़ा शैक्षणिक गतिविधि है उसको पुनः सुचारू करने के लिए ये पत्र है, पत्र लेखन, ठीक है? फिर आपसे निबंध में पूछा जाएगा, जिसमें 200 शब्दों में, यहाँ आपको टॉपिक खूब दे रखे हैं, ठीक है ना? कोई भी आप उठा के अपने मन से यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार का आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। कोई समस्या आती है, कोई भी समस्या, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? और प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सारे पेपर्स है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना? कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।